आज का टॉपिक हम लोगों का पहले है जीन थेरेपी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेसिक अप्रोच जो है वो हम लोगों को समझनी है। अब देखिए, जीन थेरेपी का मेन पर्पस क्या होता है। अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो उस डिफेक्टिव जीन को या एलील को किसी फंक्शनल एलील से रिप्लेस कर देना या सप्लीमेंट कर देना। तो तीन अप्रोच जो है इसमें अपनाई जाती है। पहला है जीन एडिशन, यानी कि एक नॉर्मल कॉपी जीन की जीनोम में कहीं भी इंसर्ट कर दिया, यानी नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे। तो डिफेक्टिव जीन थी, एक एडिशनल कॉपी उसकी नॉर्मल फंक्शनल जीन की इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उससे होगा क्या, फंक्शन जो है वो रीगेन हो जाएगा। दूसरी अप्रोच है जीन रिप्लेसमेंट। तो यहां क्या करेंगे, जो एबनॉर्मल जीन है उसको नॉर्मल जीन से रिप्लेस करेंगे बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में होगा ये कि एग्जैक्ट जो एक्सचेंज है वो हो जाएगा एबनॉर्मल और नॉर्मल जीन का, जैसा हमने कल देखा था। तीसरी अप्रोच है जीन रिपेयर। तो यहां जो एबनॉर्मल जीन है उसी को रिपेयर करने की कोशिश की जाती है सेलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन करा के, यानी कि जिस म्यूटेशन की वजह से वो डिफेक्टिव हुई थी उसको रिवर्स करा दिया जाए, जिससे कि जीन जो है वो नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाए अपने। तो ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन होता है। अब जीन थेरेपी को अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास दो टाइप की है, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी और जर्मलाइन जीन थेरेपी। इसमें कुछ बहुत बताने जैसा है नहीं। अगर सोमैटिक सेल में हो रहा होगा जीन का एडिशन, रिप्लेसमेंट या रिपेयर, तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी हो जाएगी। जर्मलाइन में जर्मलाइन सेल्स इन्वॉल्व होंगी। अच्छा, ह्यूमंस के केस में यही मेन मोड है जीन थेरेपी का, ये बात ध्यान रखिएगा। सेक्शन बी में स्टेटमेंट टाइप में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, या सी में भी। मेन मोड यही है। जर्मलाइन थेरेपी ह्यूमंस के केस में नॉन सैंक्शनड है। क्यों? बिकॉज ऑफ एथिकल इश्यूज। क्योंकि अगर थेरेपी का परमिशन मिल जाता है जर्मलाइन में तो उसकी आड़ में बहुत कुछ हो सकता है। वांटेड या अनवांटेड चेंजेस जो है वो इंड्यूस किए जा सकते हैं जेनेटिक मेकअप में। इसके बाद जीन थेरेपी को फिर से क्लासिफाई किया गया है क्लासिकल जीन थेरेपी में और नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। क्लासिकल जीन थेरेपी में जो जीन इंट्रोड्यूस की जाती है उसका एम होता है कि हमको ऑप्टिमल एक्सप्रेशन जो है जीन का मिलने लगे। म्यूटेंट एलील अगर है तो हो सकता है वो कम एक्सप्रेशन दे रही हो या कोई भी एक्सप्रेशन ना दे रही हो, तो ऑप्टिमल एक्सप्रेशन को रिप्लेनिश करना ये एक एम है क्लासिकल जीन थेरेपी का। और ये इसमें जो पहला केस था जीन थेरेपी का वो NIH नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ मैरीलैंड USA में 1990 के ईयर में देखा गया था। इसमें एक 4 साल की बच्ची थी जिसको कौन सी बीमारी थी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, या शॉर्ट में सिड कहते हैं इसको। सीवियर यानी गंभीर, कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि इसमें बी सेल और टी सेल दोनों ही डिफेक्टिव थी। तो इसको अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें, बी सेल्स एंड टी सेल्स डिफेक्टिव कहें या वेरी लो इन नंबर। तो जब बी सेल और टी सेल हैं ही नहीं तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी का क्या हाल होगा वो इमेजिन कर सकते हैं। ये बीमारी होती किस वजह से है? बिकॉज ऑफ एन एंजाइम्स डेफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज। ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है, यानी इसको कोड करने वाली जो जीन है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो इसमें ट्रीटमेंट का क्या हिसाब किताब है कि इसमें WBCs का इन्फ्यूजन किया जाता है। और ये WBCs कैसी होती हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड WBCs होती हैं, जिनमें
एडिनोसिन डीएमिनेज की जीन को रिस्टोर किया जाता है। अब ये एडिनोसिन डीएमिनेज बेसिकली करता क्या है, डीऑक्सी एडिनोसिन को डीऑक्सी आइनोसिन में कन्वर्ट करता है। अब ये डीऑक्सी एडिनोसिन कब जनरेट होता है, जब डीएनए की मेटाबॉलिज्म होती है, डीएनए का जब ब्रेकडाउन होता है, और ये डीऑक्सी एडिनोसिन जो है वो टॉक्सिक होता है लिम्फोसाइट्स के लिए, तो इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इंस्टेंटली इनटू डीऑक्सी आइनोसिन, जो काम एडिनोसिन डीएमिनेज करता है। डीऑक्सी आइनोसिन जो है वो नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है। अगर ये एंजाइम नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है यही टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो एक्युमुलेट होता रहेगा और लिम्फोसाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और इसी की वजह से हमको बॉडी में बी सेल्स और टी सेल्स इन दोनों का रिड्यूस्ड नंबर मिलता है। तो अगर हम ये जीन रिप्लेस कर देंगे तो बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाएगी। तो ये है क्लासिकल जीन थेरेपी। नॉन क्लासिकल में क्या करते हैं, क्लासिकल में हमको ऑप्टिमल एक्सप्रेशन चाहिए जीन का, नॉन क्लासिकल में हमको जीन का एक्सप्रेशन जो है वो इनहिबिट करना है। तो उल्टा काम कर रहे हैं, यहां हमको एक्सप्रेशन चाहिए, यहां हमको किसी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करना है। और ये जीन किस चीज से रिलेटेड होगी, एसोसिएटेड विद पैथोजेनेसिस। तो इससे क्या होगा, पैथोजेनेसिस कॉज हो रहा है जीन की वजह से, तो उसको साइलेंट कर दिया तो पैथोजेनेसिस नहीं होगी। दूसरा, जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करना फॉर रिस्टोरिंग नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन, ये भी नॉन क्लासिकल में, यानी जीन रिपेयर जो हमने आपको ऊपर भी टेक्निक बताई, दैट इज द पार्ट ऑफ नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी। बाकी जीन रिप्लेसमेंट और जीन एडिशन ये दोनों क्लासिकल जीन थेरेपी के पार्ट्स होंगे। तो ये तो अंडरस्टूड है। अब देखिए कुछ यहाँ पे बीमारियां, उनके टारगेट सेल्स और जीन्स जो इन्वॉल्व हैं वो लिस्ट दी हुई है, एक बार हम रीड आउट कर दे रहे हैं ताकि जहन में आ जाए। तो ऐसी ह्यूमन डिजीजेज विच आर टारगेट कैंडिडेट्स फॉर सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, तो वो कौन कौन सी बीमारियां, जैसे हीमोफीलिया ए, नाम याद होने चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। और हीमोफीलिया के केस में लिवर, मसल, बोन मैरो सेल्स ये सब टारगेट सेल्स हैं। फैक्टर 8 को कोड करने वाली जीन रिप्लेस की जाती है या ऐड की जाती है। हीमोफीलिया बी, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो टारगेट सेल है, फैक्टर 9। फेमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, मतलब ऐसे लोगों में जनरली कोलेस्टेरॉल अगर वो नहीं भी कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, पिज़्ज़ा बर्गर और तली भुनी चीज़ें नहीं भी खा रहे हैं, तो उस केस में भी उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। और उसमें क्या होता है, ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर होते हैं इनकी संख्या कम हो जाती है। तो अगर इनकी संख्या कम हो जाएगी और एलडीएल जो होता है वही हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल होता है, तो सेल पे अगर रिसेप्टर की संख्या कम हो जाएगी तो इसका मतलब कि ब्लड से अपटेक जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का वो कम हो जाएगा, तो ब्लड में हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा एलडीएल, भले हम कम खा रहे हैं। जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, रिसेप्टर ही नहीं है, तो टारगेट सेल इसकी हो गई लिवर। फिर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, अभी बताया हमने, बोन मैरो सेल्स, टी सेल्स, बोन मैरो में तो बहुत सारी सेल्स इंक्लूड हो गई। एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। हीमोग्लोबिनोपैथी, टारगेट सेल्स इसमें क्या है, आरबीसी की प्रिकर्सर सेल जैसे एरिथ्रोब्लास्ट वगैरह हो गई, और इसकी जीन जो है डिफेक्टिव जो होती है वो अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन जीन्स में डिफेक्ट आता है। देन वी हैव दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसको हम क्लास में बताए हैं काफ़ी पहले। लंग एयरवे सेल्स जो होती हैं वो टारगेट सेल होती हैं, और इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस जो जीन CFTR जो ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर ही होता है, ये इसको कोड करने वाली जीन जो है वो टारगेट होती है, उसको रिप्लेस करना या ऐड करना जीन, ये इसका मकसद होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, म्यूकस जो है बहुत गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि ये CFTR रिसेप्टर अगर याद कराएं तो क्लोराइड एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता था, और क्लोराइड बीइंग एन इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ क्लोराइड ज़्यादा रहेगा वहाँ पे वाटर भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे चूंकि क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, तो जो म्यूकस है उसमें वाटर की कमी हो जाती है और म्यूकस बहुत गाढ़ा, बहुत चिपचिपा निकलता है,
तो जाहिर सी बात है लंग एयरवेज में या ट्रेकिया जो है वो अगर बहुत गाढ़ा चिपचिपा म्यूकस निकालने लगेगा तो वो म्यूकस फ्लो होके ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा और ट्रेकिया में ही जमता रहेगा, और जमते जमते ट्रेकिया ब्लॉक हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो ये सिर्फ ट्रेकिया में ही नहीं दिक्कत होती, म्यूकस जहाँ जहाँ से निकल रहा है, पूरे जीआईटी की बात करें, हम पेंक्रियास की बात करें, हर जगह ये समस्या, अब तो पूरा सिंड्रोम है अपने आप में सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन वी हैव दिस गाउचर्स डिजीज, और यहाँ पे टारगेट सेल्स हमारी हैं बोन मैरो और मैक्रोफाजेज। ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम को कोड करने वाली जो जीन होती है, इसमें डिफेक्ट होता है। देन वी हैव कैंसर, ऑफ कोर्स ट्यूमर सेल्स इसकी टारगेट हैं। जीन्स बहुत सारी हैं, P53, RB, इंटरल्यूकिन्स, ग्रोथ इनहिबिटरी जीन्स, एपोप्टोटिक जीन्स। कैंसर तो भाई सैकड़ों प्रकार के कैंसर हैं, उसी हिसाब से टारगेट जीन जो है वो चेंज होती रहती है। अब देखिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं टारगेट जीन को इंसर्ट कराने और एक्सप्रेस कराने के। दो तरीके हैं, इन विवो जीन ट्रांसफर और एक्स विवो जीन ट्रांसफर। तो इन विवो में क्या करेंगे हम कि जो क्लोन्ड जीन्स हैं उनको डायरेक्टली टिश्यू में हम ट्रांसफर कर देंगे और वहां उनका एक्सप्रेशन देखेंगे। ऐसा कब किया जाता है? जब टिश्यू की सेल्स जो हैं, इंडिविजुअल सेल्स, उनको इन विट्रो कल्चर न किया जा सके, जैसे ब्रेन सेल्स। अब ये ब्रेन से सेल निकालना आसान तो है नहीं, हर बार खोपड़ी खोलनी पड़ेगी। स्कल वैसे इतना हार्ड होता है कि उसको लेके आरी मशीन और पता नहीं क्या क्या हथौड़ा हथौड़ा खोल के, तो ये बार बार निकाल के कल्चर करना और फिर इंसर्ट करना वापस ब्रेन सेल में रिपेयर्ड सेल्स को, ये पॉसिबल नहीं है। तो ब्रेन सेल्स के लिए डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। दूसरा, कल्चर्ड सेल्स अगर री इम्प्लांट न की जा सके पेशेंट में एफिशिएंटली, बहुत इंटरनल ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे री इम्प्लांट करना बार बार आसान नहीं है, तो उस केस में भी इन वीवो वाला ही मेथड अप्लाई किया जाता है। देन वी हैव दिस एक्स वीवो जीन ट्रांसफ़र। तो इसमें क्या करेंगे कि क्लोन्ड जीन्स जो हैं उनको कल्चर में ग्रो की हुई सेल्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसी सेल्स जिनमें सक्सेसफुल ट्रांसफेक्शन हो गया है उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनकी वापस से ग्रोथ कराई जाएगी, यानी इन विट्रो एक्सपेंशन उनका कराया जाएगा, और फिर पेशेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा उन्हीं सेल्स को कल्चर से निकाल के। इसमें काफ़ी सहूलियत होती है। तो जैसे हेमाटोपोटिक सेल्स हैं, स्किन सेल्स, जैसे हॉजकिन्स लिम्फोमा वगैरह ब्लड कैंसर का एक टाइप है, ऐसा हो जाता है तो उस केस में मैरो सेल्स निकाल के, और उसके बाद, या क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है तो इस केस में भी कर सकते हैं। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इन वीवो में क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो हमारी जीन एक्स है, जो टारगेट जीन है, फंक्शनल जीन है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया पेशेंट में। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं कि सेल को निकाला, उसके बाद अब पेशेंट सेल्स जो है वो एक्स माइनस हैं, जाहिर सी बात है एक्स है नहीं उसमें या डिफेक्टिव है। फिर एक्स को यहाँ जीन ट्रांसफ़र करके एक्स वीवो, यानी कि अब ये ट्रांसफेक्टेड सेल एक्स प्लस हो गई, इसको वापस से पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, इंजेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये है इन विवो और एक्स विवो जीन थेरेपी। अब जीन डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं। जीन थेरेपी के ही केस में, उसी रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे पास नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड्स भी हैं और वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड्स भी हैं। नॉन वायरल वाले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो मेथड यहाँ पे मेनली इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तो लाइपोसोम मीडिएटेड और दूसरा है बायोलिस्टिक या जीन गन। लाइपोसोम मीडिएटेड में हमने आपको बताया था कि लाइपोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, ये लाइपोसोम, ये लिपिड बाइलेयर का और बीच में एक्वस कंपार्टमेंट होता है। इसको जब ट्रांसफ़र करते हैं, टारगेट सेल के पास ले जाते हैं, इंक्यूबेट करते हैं एक साथ, तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं और ये डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में चला जाता है। वायरस मीडिएटेड जो ट्रांसडक्शन के मेथड्स होते हैं, इसमें तीन तरीके के वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो रेट्रोवायरसेस का, दूसरा एडिनो वायरसेस का, और तीसरा एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस का। इनको शॉर्ट में हम कहते हैं AAV। तो इस तरीके से ये तीन कैटेगरी है, तीन क्लासेस हैं वायरसेस की, जिनका इस्तेमाल जीन थेरेपी के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं इंडिविजुअल कैसे क्या होता है। पहले हम बात करते हैं
रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर की। तो रेट्रोवायरस में हम जान रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। तो क्या किया जाएगा, इस आरएनए से सीडीएनए पहले तैयार कराना जिम्मेदारी है, ये काम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा। सीडीएनए जब बन जाएगा तो दिस सीडीएनए नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम, तभी वो होस्ट की सेल के साथ रेप्लिकेट करेगा और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। उसके लिए इंटीग्रेज एंजाइम जिम्मेदार होता है। तो चाहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो चाहे इंटीग्रेज, दोनों ही एंजाइम के लिए जीन्स वायरस में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। अब समस्या क्या है यहाँ पे रेट्रोवायरस का यूज करने में? समस्या ये है कि जो इंटीग्रेज एंजाइम है ये इस सीडीएनए को कहीं भी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे इंटीग्रेट करा सकता है। अगर इसने इंटीग्रेज ने इस सीडीएनए को किसी ऐसी जगह पे इंटीग्रेट करा दिया जो कि एक फंक्शनल जीन थी, तो उस जीन का फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा। तो पता चला हम एक बीमारी का इलाज करने निकले थे और हमने दूसरी बीमारी दे दी। अगर ये सीडीएनए ऐसे रीजन ऑफ जीनोम में इंटीग्रेट कर गया जो कि एक रेगुलेटरी रीजन है, तो हो सकता है कि कैंसर वगैरह हो जाए। एपोप्टोटिक जीन्स जो है, जो अपना रोल प्ले कर रही थी, उनको अगर साइलेंट कर दिया तो एपोप्टोसिस होगी नहीं, सेल जो है वो बढ़ती रहेंगी। तो इसके साथ ये बड़ी समस्या है। फिर भी कुछ नहीं से कुछ भला। तो रेट्रोवायरस के लिए स्ट्रेटेजी क्या इस्तेमाल की जाती है? जो सबसे कॉमनली यूज्ड रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर है वो किस वायरस पे बेस्ड है? मोलोनीम्यूरिन ल्यूकीमिया वायरस, MMLV कहते हैं। अब ये जो मोलोनीम्यूरिन ल्यूकीमिया वायरस है ये चूहे को भी इन्फेक्ट कर सकता है और ह्यूमन सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमको ह्यूमन सेल्स बार बार निकालने की, कल्चर करने की जरूरत नहीं, चूहे के सेल में ही हम इसको इनकॉर्पोरेट करके और फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे चूहे की सेल को डायरेक्टली इस्तेमाल तो करना भी एक मुश्किल है, लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चूहे की सेल थोड़ी डालनी है ह्यूमन सेल में, हमको इस चूहे की सेल में इस वेक्टर को ग्रो कराना है। वेक्टर जब हमको मिल जाएगा उस वेक्टर को हम डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी खास बात MMLV की क्या है कि ये इन्फेक्ट करता है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी स्किन सेल्स हो गई या GIT की जो इंटरनल लाइनिंग है या हेयर फॉलिकल सेल्स हैं या जो नेल बेड की सेल्स हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा सही रहेगा इस वायरस को एज ए वेक्टर यूज़ करने के लिए। अब अगर वेक्टर डेवलपमेंट करना है तो वायरस की कुछ एसेंशियल जीन्स को डिलीट करना होगा, जैसे गैग, पॉल, एन ये ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स के लिए कोड करती है, पॉल जो है पॉलीमरेज के लिए, एन जो है एनवेलप प्रोटीन्स के लिए कोड करती है। तो इन जीन्स को डिलीट करना पड़ेगा वायरस से, और इसकी वजह से जो वायरस है वो रेप्लिकेशन डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब खुद की मर्जी से रेप्लिकेट और अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता है। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि ये जीन्स जब हम डिलीट कर देते हैं तो एक स्पेस क्रिएट हो जाता है एक्सप्रेशन कैसेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इस एक्सप्रेशन कैसेट में ही हमारी थेरेप्यूटिक जीन मौजूद होती है। डायग्रामेटिकली अगर इसको हम समझना चाहें तो यहां पे क्या हो रहा है, ये साई जीन है जो पैकेजिंग सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी जीनोम को कैप्सिड के अंदर पैकेज कराने के लिए। देन वी हैव दीज जीन्स गैग, पॉल, एंड इनको क्या करना है, हमको रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद अपनी थेरेप्यूटिक जीन जो है ये इंट्रोड्यूस करा दी, साथ ही साथ एक स्ट्रांग प्रोमोटर यहां से अटैच कर दिया ताकि इन जीन्स का एक्सप्रेशन जो है वो बढ़े हुए लेवल पे हो। वेक्टर जीनोम के साथ साथ जिसमें ये साई जीन भी मौजूद है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग, इसके साथ साथ एक हेल्पर वायरल जीनोम भी लेते हैं जिसमें सिर्फ ये एसेंशियल वायरल जीन्स जो हमने यहाँ से हटाई थी इसको इंक्लूड करते हैं, बाकी फालतू की चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, विच मे कॉज पैथोजेनेसिटी बाय द वायरस। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे
सेल के अंदर। और इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारी थेरेप्यूटिक जीन है वो एक्सप्रेस करेगी, तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो बनेगा, और साथ ही साथ जो नए वायरल पार्ट के या और ज़्यादा वेक्टर्स हमको चाहिए उसके लिए ये गैग पॉल एंड जो है वो एक्सप्रेशन देंगी। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स हमको ज़्यादा मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर और ज़्यादा सेल्स को जाकर इन्फेक्ट करेंगे, जिससे बाकी सेल्स में भी वो डिफेक्ट कम होगा। ये थ्योरी आप पढ़ लें, इससे कुछ और समझ में आ जाएगा। अब ये है एडवांटेज क्या है रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर को यूज़ करने का। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट के जीनोम में, जिसकी वजह से स्टेबल जीन एक्सप्रेशन है, लगातार बना हुआ जीन एक्सप्रेशन मिलता है। वायरल जीन्स इसमें नहीं होती हैं वेक्टर में, बाकी अलग से हम गैग पॉल एन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वायरल की हार्मफुल जीन्स नहीं होती हैं जिसकी वजह से होस्ट को नुकसान पहुंचा सके। और फ्यू इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स, हार्मफुल जीन्स ना होने की वजह से इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की संख्या भी कम हो जाती है। नुकसान क्या है? केवल डिवाइडिंग सेल्स को, यानी कि होस्ट रेंज इसकी बहुत कम है। और रैंडम इंटीग्रेशन, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी वजह से इंसर्शनल म्यूटेशंस जो है वो हो सकते हैं, फंक्शनल जीन का जो है वो डिफेक्ट हो सकता है, तो ये एक रिस्क है इसके साथ। अब बात करते हैं दूसरा जो वेक्टर है, यानी कि एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर, और तीसरा आएगा एडिनो वायरस एसोसिएटेड वेक्टर वाला। तो ये दूसरा है। एडिनो वायरस क्या होते हैं? डीएनए वायरसेस होते हैं। इनका जीनोम जो होता है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो कि लगभग 36 किलो बेस पेयर का होता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इनका, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये होस्ट सेल में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, या होस्ट सेल के जीनोम में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। और जब इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बाहर ही रहेगा क्रोमोसोम के, एंड इट विल एक्ट एज एपिसोम। तो होस्ट के न्यूक्लियस में तो ये रहेगा, लेकिन ये एपिसोम की तरह ही बिहेव करेगा। अब समस्या क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा जीन हैं जो होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट नहीं की हैं, ये रेप्लिकेट तो कर नहीं पाएंगी जब सेल डिवीजन होगा, क्योंकि रेप्लिकेट करने के लिए इनके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, और वो है नहीं। तो इससे दिक्कत ये है कि जितनी बार एडिनो वायरस का इस्तेमाल करेंगे, या हम ये कहें कि जितनी बार पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, उतनी बार हर बार इस एडिनो वायरस को ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो मिसिंग जीन है वो सेल में बार बार इंट्रोड्यूस हो सके। क्योंकि सेल का एक लाइफ स्पैन है, हमको मालूम है, उतने लाइफ स्पैन तक ही वो जीन्स काम करेंगी। फिर सेल डिवाइड करके दोबारा जब बनाना चाहेगी तो उसमें तो वो जीन्स जाएंगी नहीं। तो इन्फ्यूजन जो है वो रिकरेंट होता है, दिक्कत यही है। फायदा देख लें। बड़ा फायदा ये है कि काफ़ी बड़ी जीन हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मोर देन 30 किलो बेस पेयर नॉन वायरल डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये नॉन डिवाइडिंग और डिवाइडिंग दोनों टाइप की सेल्स को इन्फेक्ट करता है। तो होस्ट रेंज बढ़ गया। डिसएडवांटेज वही जो अभी आपको डिस्कस किया, कि इट डज नॉट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेट ये करता नहीं होस्ट जीनोम से। और तीसरी समस्या, मतलब दूसरी समस्या, इम्यूनोजेनिक भी होता है। अब आते हैं एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस बेस्ड वेक्टर, एएवी। तो किस फैमिली के मेंबर होते हैं? पैरो वायरस फैमिली के मेंबर हैं ये, नॉन पैथोजेनिक है, बड़ी अच्छी बात है ये। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और ये किस चीज पे रिलाई करते हैं? दे रिलाई ऑन को इन्फेक्शन बाई एन एडिनो और हर्पीज हेल्पर वायरस टू रेप्लिकेट। जैसे ऊपर भी हमने देखा था, ये देखिए,
यहाँ जब तक हेल्पर वायरल जीनोम नहीं मिलेगा तब तक ये जो हमने वेक्टर बनाया है रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ नेचुरली इनके साथ प्रॉब्लम है एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस के साथ कि जब तक इनके साथ किसी एक एडिनो वायरस या किसी हर्पीज वायरस का इनोकुलेशन नहीं होगा होस्ट सेल में तब तक ये एडिनो एसोसिएटेड वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी समस्या इनके साथ ये है कि ये स्मॉल साइज के डीएनए को ही कैरी कर सकते हैं 4.5 KB के आसपास, जबकि एडिनो वायरस जो है 30 KB से ज़्यादा। मेन फायदा इनका ये है कि नॉन पैथोजेनिक है, इसलिए बहुत रिस्क नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एडवांटेजेस इनके देख लेते हैं। पहला तो ये कि होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट करता है, क्रोमोसोम संख्या भी फिक्स कर दी भाई, और स्टेबल एक्सप्रेशन तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से कराते हैं इसको। वायरल जीन्स नहीं है तो नॉन पैथोजेनिक है, इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन डिवाइडिंग और डिवाइडिंग दोनों तरीके की सेल को ये इन्फेक्ट करता है। डिसएडवांटेज जो अभी बताया, लो कैरिंग कैपेसिटी है, क्योंकि लगभग वहाँ ऊपर 4.5 4.7 ठीक है, इतने ही साइज के जीन को ये कैरी कर सकता है। डिफिकल्ट टू ऑब्टेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ वायरल स्टॉक, ज़्यादा नंबर वायरल पार्टिकल्स के ये ऑब्टेन करना एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि खुद की इसकी हैसियत नहीं है कि ये रेप्लिकेट करे, इसको चाहिए को इन्फेक्शन एडिनो या हर्पीज वायरस का, तो उनके हेल्प से ये कर पाता है, उनकी जीन्स के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते, तो ज़्यादा संख्या में इसको ऑब्टेन करना भी एक चैलेंज है। तो ये हो गई जीन थेरेपी, बेसिक बातें और कुछ नई जानकारियाँ मिली। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो देखते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनके पास कुछ एडिशनल स्टेबली इंटीग्रेटेड और एक्सप्रेस्ड फॉरेन जीन्स हों किसी दूसरी स्पीशीज से, तभी तो ट्रांसजीन कहेंगे उसको। तो एक्स्ट्रा जीन है इनके पास, वो जीन होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट कर चुकी हैं और बढ़िया से एक्सप्रेस कर रही हैं, तो यही प्लांट्स होते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब ये क्या लिखा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है ये किन किन स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है? सबसे पहले जीन इंट्रोड्यूस कराना, फिर इंट्रोड्यूस जीन का इंटीग्रेशन होना, होस्ट के जीनोम में जुड़ जाना जाके, और तीसरा स्टेप है एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन ऑफ इन दी होस्ट। तो इंट्रोड्यूस कराओ, इंटीग्रेट कराओ और एक्सप्रेस कराओ, ये 3 स्टेप्स हो गए तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या फायदा है इस तरीके का इस्तेमाल करने से ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स में? सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमारी क्लोन्ड जीन है, जो कि किसी एग्रोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जीन हो सकती है, अभी वो इंपॉर्टेंस की लिस्ट भी हम लोग देखेंगे, तो सिर्फ उसी क्लोन्ड जीन को ही हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं विदाउट को ट्रांसफर ऑफ अदर अनडिजायरेबल जीन्स। क्योंकि जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, उसमें सिर्फ सिंगल जीन तो जाती ही नहीं, पूरा पूरा क्रोमोसोम चला जाता है, तो हमारी फायदे वाली जीन के साथ साथ फालतू की जीन भी चली जाती हैं। उस चीज़ से यहाँ बच जाते हैं। हमको इकलौती जीन डालनी है, हम डाल देंगे, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है कि यहाँ पे जो रेसिपिएंट का जीनोटाइप है वो लीस्ट डिस्टर्ब होता है। भाई एक जीन इंट्रोड्यूस कर दी तो उससे जीनोम या जीनोटाइप क्या डिस्टर्ब होगा? कुछ नहीं। और तीसरा फायदा यह है कि रिपीटेड बैक क्रॉस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीन को होमोजाइगस स्टेट में लाने के लिए हमने डाल दिया, जीन इंटीग्रेट कर गई, स्टेबल एक्सप्रेशन दे रही, काम खत्म। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अब तरीके क्या हैं या जनरल प्रोसीजर क्या है ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का? तो पहले तो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट में फेवरेट तरीका है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा है। इसमें क्या है कि सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस पर्टिकुलर होस्ट में हम यूज़ करना चाह रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को। जैसे मान लीजिए
कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स के अगर हम एग्जांपल यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है वो देखें तो कानामाइसिन एंटीबायोटिक है, किसके लिए कोड करती है? नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज के लिए। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज के लिए। हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज के लिए। ब्रोमोजाइनिल हर्बिसाइड है ये, ब्रोमोजाइनिल नाइट्रिलेज के लिए कोड। फॉस्फिनोथ्राइसिन या ग्लूफोसिनेट ये भी हर्बिसाइड है, तो फॉस्फिनोथ्राइसिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ग्लाइफोसेट ये भी हर्बिसाइड है। ईपीएसपी सिंथेस, इसको तो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। देन वी हैव दिस क्लोर सल्फ्यूरॉन, ये कोड करता है एसिटोलैक्टेट सिंथेस के लिए। मतलब ये क्या है? ये जीन्स हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर के लिए, ये जीन्स हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर्स के लिए यूज होती हैं। अब जो एग्रोबैक्टीरिया हैं उनकी हेल्प से हमको अपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। वेक्टर का यही काम होता है। ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर जीन मौजूद होगी और हमारी ट्रांस जीन जाहिर सी बात है होनी ही चाहिए। फिर कराते क्या है, कैसे? बेसिक आइडिया है ही है आपको। ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, इसके पास अपना टीआई प्लाज्मिड है पूरा, उसके अंदर ये टी डीएनए है। प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से रिमूव कर लिया गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दी गई। कहाँ? टी डीएनए ऑफ प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड को वापस से इंसर्ट किया गया बैक्टीरिया में। अब ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया और अब ये बैक्टीरिया जो है टी डीएनए जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है उसको प्लांट सेल में भेज देगा। अब प्लांट सेल क्या है उसको ग्रो कराएंगे कल्चर में, और कल्चर में ग्रो कराने के बाद जब कैलस वगैरह फॉर्म हो जाएगा तो उसको लैब टू लैंड ट्रांसफर कर देंगे, फिर नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करेगा। अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेक्शन बी के लिए तो है ही है कम से कम। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट का एप्लीकेशन है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स में, और उसमें एग्जांपल आता है बैसिलस thuringiensis का। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की खासियत क्या होती है कि अपने ही अंदर ये, यानी अपनी सेल के अंदर इंट्रासेलुलरली क्रिस्टलाइन बॉडीज बनाता है। कब बनाता है? जब ये स्पोर फॉर्म करता है, यानी स्पोरुलेशन के टाइम में। और ये जो क्रिस्टलाइन बॉडीज होती हैं इनमें इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन या इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन की ही बनी होती है, प्रोटीन क्रिस्टल्स इसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम होता है डेल्टा एंडोटॉक्सिन। और ये जो एंडोटॉक्सिन है इट इज कोडेड बाय क्राई 1, 2, 3 एंड अदर क्राई जीन्स। क्राई फॉर क्रिस्टल है बेसिकली। तो ये जीन्स जो है इस एंडोटॉक्सिन को, और क्राई जीन की बहुत वैरायटी है। वैरायटी इसलिए है कि ये जीन किस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक हैं उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के एंडोटॉक्सिन कोड के लिए कोड करती हैं। तो ये जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन है ये किस पे एक्ट करता है? किन इंसेक्ट ग्रुप्स पे? लेपिडोप्टेरन्स पे एक्ट करता है, जो कि क्लास इंसेक्टा का एक ऑर्डर है, जिसमें बटरफ्लाइज हैं, मॉथ है, टोबैको बड वर्म है, आर्मी वर्म है। कोलियोप्टेरन्स जिसमें बीटल्स वगैरह आते हैं उन पे भी एंडोटॉक्सिन एक्ट करता है। देन वी हैव डिप्टेरन्स जिसमें फ्लाइज, मॉस्किटोज ये सारे हैं, इन पे भी डेल्टा एंडोटॉक्सिन एक्ट करता है। एक्ट कैसे करता है? तो जब ये बैक्टीरिया के अंदर होता है तो ये इनएक्टिव प्रिकर्सर की तरह काम करता है, या इनएक्टिव प्रिकर्सर के फॉर्म में मौजूद रहता है, प्रोटॉक्सिन तब हम इसको कहते हैं। जब इंसेक्ट, जैसे यहाँ कॉटन बॉलवर्म का एग्जांपल ले लें, इंजेस्ट करता है, भाई वो खा पी रहा है, पत्ती उत्ती खा रहा है, उसी में बैक्टीरिया भी अगर उस पत्ती पे होगा होने की संभावना रहती ही है। तो जब ये इंसेक्ट पत्ती उत्ती खाता है उससे बैक्टीरिया भी पेट में चला जाता है। तो ये जो प्रोटॉक्सिन है इसका क्लीवेज होता है प्रोटीजेस का, स्पेशली कहाँ पे? इंटेस्टाइन में।
इंटेस्टाइन ऑफ इंसेक्ट, एल्कलाइन मीडियम भी होता है वहां पे। जब प्रोटीज अपना काम करते हैं तो इस प्रोटॉक्सिन का शॉर्ट वर्जन यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और ये जो शॉर्ट वर्जन हैं यही टॉक्सिक एक्टिविटी शो करते हैं। शॉर्ट वर्जन में कन्वर्ट होने के बाद ये प्रोटीन्स जो है इंसेक्ट की गट एपिथेलियल सेल्स से बाइंड कर जाते हैं और उस एपिथेलियम की सरफेस को डैमेज कर देते हैं, जिससे पोर्स डेवलप हो जाते हैं, क्रिएटिंग पोर्स। और जब आंत में छेद हो जाएगा तो कोई भी नहीं बचेगा, तो कीड़ा कैसे बचेगा। अब देखिए, इस चीज को, ये तो नेचुरल हो गया मामला, इस चीज को अगर हमको इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करना हो, तो जैसा हमने बताया आपको कि ये जो बीटी टॉक्सिन होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस से जो मिलने वाला डेल्टा एंडोटॉक्सिन है, ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। अलग अलग इंसेक्ट ग्रुप के लिए अलग अलग टाइप का टॉक्सिन। ये टॉक्सिन जो है क्राई जीन कोड करती हैं, क्राई फॉर क्रिस्टल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये जो दोनों जीन्स हैं ये कॉटन में इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है, कॉटन प्लांट में, जिसको हम कहते हैं बीटी कॉटन। और जब ये इंटीग्रेट हो जाती हैं तो ये कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करती है, क्योंकि कॉटन बॉलवर्म क्या करता है, बीटी कॉटन या कॉटन प्लांट की लीव्स को खाता है। और जब इंटीग्रेट कर दी गई ये दोनों जीन्स प्लांट के जीनोम में, तो प्लांट का पूरा जो प्लांट बॉडी है, रूट से लेकर शूट सिस्टम जितना भी है, हर जगह ये एक्सप्रेस हो रही हो, हर जगह एक्सप्रेस हो रही हो तो वो क्रिस्टल प्रोटीन बन रही होगी। जैसे ही कीड़ा खाएगा प्लांट की पत्ती को, साफ हो जाएगा। दूसरी जीन है हमारे पास क्राई 1AB। ध्यान देना, यहाँ क्राई 1AC है, यहाँ क्राई 1AB है और 2AB यहाँ, तो ये इसीलिए अलग अलग कलर में लिख दिया हमने। तो क्राई 1AB जो है वो बीटी कॉर्न भुट्टे में इंट्रोड्यूस कर दी गई, ताकि भुट्टे को कॉर्न बोरर से बचाया जा सके। अब खाओ भुट्टा, जब भुट्टा खाओगे तो आंतें जो है वो गल जाएंगी। ये हो गया इंसेक्ट रेजिस्टेंस। दूसरा है वायरस रेजिस्टेंट प्लांट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसमें भी कई सारी अप्रोचेस हैं, जैसे कि कोट प्रोटीन जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। वायरस की, जिस स्पेसिफिक वायरस के लिए रेजिस्टेंट बनाना है प्लांट को, उस प्लांट में ही वायरस के कोट प्रोटीन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, और यही सबसे सक्सेसफुली इस्तेमाल किया हुआ प्रोसीजर आजकल चल रहा है। दूसरी अप्रोच है एंटीसेंस आरएनए अप्रोच, इसको भी हम लोग डिटेल में कल देखेंगे। तीसरी है राइबोजाइम मीडिएटेड प्रोटेक्शन, इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, इसका नाम जानिए खाली। तो इन अप्रोचेस का इस्तेमाल करके कई तरीके के प्लांट्स जो है उनको वायरस रेजिस्टेंट बना दिया जा चुका है, जैसे टोबैको है, टोमेटो, अल्फाल्फा, पोटैटो, अभी सब कुछ भी बोल दीजिए। इसमें टोबैको सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसको वायरल कोड प्रोटीन वाला तरीका इस्तेमाल करके बनाया गया था, और ये बात है 1986 की, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन साइंस की दृष्टि में भी नई ही बात है, आदमी की एज के हिसाब से पुरानी बात हो गई। तो अब ये जो टोबैको है, इस टोबैको के अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस की कोड प्रोटीन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, टीएमवी की। अब देखिए, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कोड प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस होने लगी प्लांट के अंदर। अब ये जो कोड प्रोटीन जीन एक्सप्रेस कर रही है प्लांट के अंदर, वो कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस देगी प्लांट को, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला कि अमाउंट जो है कोड प्रोटीन का वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस प्लांट के अंदर, और दूसरा कि वायरस इनोकुलम का कंसंट्रेशन कितना, मतलब कितने ज़्यादा वायरल पार्टिकल इन्फेक्ट कर रहे हैं उस प्लांट को। जैसे हम लोगों के केस में भी कोरोना हाल ही में गया है, फिर से आ रहा है। इसमें जब RT-PCR करते थे तो उसमें बेसिकली क्या चेक करते थे, वायरल लोड चेक करते थे, कितनी साइकिल रन करने के बाद वायरल जीनोम डिटेक्टेबल है। तो अगर पता नहीं कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया हो इस चीज़ को,
नंबर ऑफ साइकिल्स अगर उसमें कम होती थी, जैसे 17-18, तो घबरा जाते थे लोग। अब घबराने की बात ही है, 18 साइकिल ही रन की और वायरल जीनोम डिटेक्टेबल है, इसका मतलब वायरल लोड ज़्यादा था। सिमिलरली 25 से ऊपर साइकिल जब जाती थी तो कहते थे कि नहीं नहीं ठीक है, कोई गंभीर बात नहीं है, क्योंकि 25 बार पीसीआर साइकिल रन करने के बाद तब जाके वायरल मिल रहा है, तो इसका मतलब कि वायरल लोड बहुत कम था। जिस सैंपल से पीसीआर किया गया उस सैंपल में बहुत कम वायरल जीनोम था। तो उसी तरीके से यहाँ पे वायरल इनोकुलम का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तब तो ये कोड प्रोटीन जीन ज़्यादा एक्सप्रेस करेगी, तो दिक्कत तो होगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि इस तरीके के इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करते हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे मिल जाता है कोड प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करने के वजह से, कोड प्रोटीन जीन को? तो पहली चीज ये है कि कोड प्रोटीन की तादाद अगर सेल के अंदर बहुत ज्यादा है, होस्ट के अंदर, तो वायरस की जो अनकोटिंग होनी है ताकि वो अपना न्यूक्लिक एसिड निकाल सके और न्यूक्लिक एसिड उसका एक्सप्रेस कर सके, वो अनकोटिंग की प्रक्रिया जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कोड प्रोटीन्स बने बनाए हैं। जैसे ही न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट करेगा वायरस प्लांट के अंदर, उस न्यूक्लिक एसिड को बना बनाया कोट जो है अंदर मिल जाएगा, तो फिर से वो पैकेज्ड हो जाएगा। तो पैकेज्ड हो जाएगा तो उसके बाद वो एक्सप्रेस करना ही नहीं शुरू कर पाएगा। तो ये एक फायदा है। दूसरा जो दूसरी जिस वजह से रेजिस्टेंस मिल जाता है वो ये है कि वायरस का जो सिस्टेमिक स्प्रेड है वो प्रिवेंट हो जाता है, और उसके पीछे भी लॉजिक यही है। वायरस जब अपना जीनोम इंट्रोड्यूस करता है तो उसका जीनोम सबसे पहले रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करने के बाद उसकी जीन्स एक्सप्रेस करती हैं और खुद से वायरल कोड प्रोटीन। तो पहले तो डीएनए की कॉपी बढ़ाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए ये प्लांट सेल के अंदर वायरस घुस गया, अपना इसने इंट्रोड्यूस कर दिया और तुरंत इसको कोड प्रोटीन मिल गई और घेर लिया गया, तो क्या ये डीएनए रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बढ़ा पाएगा? जब अपना कॉपी नंबर ही नहीं बढ़ा पाएगा और अपनी जीन्स को एक्सप्रेस नहीं करा पाएगा तो प्लांट सेल पे कोई इसका इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, और जब इसकी संख्या नहीं बढ़ेगी तो सिस्टेमिक स्प्रेड भी नहीं हो पाएगा वायरस का। तो इसलिए ये सबसे सक्सेसफुल टेक्निक है। अच्छा, इसके अलावा और टेक्निक्स भी यूज की जाती हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए, जैसे कि ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन करा दिया जाए डिसफंक्शनल वायरल मूवमेंट प्रोटीन का। इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस एक सेल से दूसरी सेल में, भाई कोई ना कोई तो तरीका है, बाइंडिंग करेगा सेल की सरफेस से, तो उसके बाद अपना न्यूक्लिक एसिड जो इंजेक्ट करेगा, तो कुल मिला के कुछ ना कुछ मूवमेंट करता है। वो अटैचमेंट ही आप मान लीजिए मूवमेंट है। अगर उस मूवमेंट प्रोटीन को डिसफंक्शनल बना दिया जाए तो उसका अटैचमेंट जो है वो बाकी होस्ट सेल से वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मोडेस्मेटा पे बाइंडिंग साइट्स होती हैं उनके लिए कॉम्पीट करने लगेगा। ऐसे समझिए जैसे वायरल मूवमेंट प्रोटीन्स हैं, डिसफंक्शनल वायरल मूवमेंट प्रोटीन की जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया वायरस के अंदर। अब ये जो जीन होगी, जीन नहीं डिसफंक्शनल है, जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो डिसफंक्शनल है। तो ये जो जीन है ये खूब ज़्यादा तादाद में एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि स्ट्रांग प्रोमोटर के साथ अटैच करके इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हमारे पास खूब सारी बेकार वायरल मूवमेंट प्रोटीन भी रहेगी, और साथ ही साथ वो ऑलरेडी रहेगी, क्योंकि वो ट्रांसजीन कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है? प्लांट के अंदर। तो प्लांट में पहले से बनी बनाई डिसफंक्शनल वायरल मूवमेंट प्रोटीन मौजूद है। अब जब वायरस आया तो वो वाइल्ड टाइप म्यूटेंट प्रोटीन बनाएगा, लेकिन जिस टाइप के म्यूटेंट मूवमेंट प्रोटीन की तादाद ज़्यादा होगी वही तो जाके प्लाज्मोडेस्मेटा बाइंड करेगा। तो जब ये म्यूटेंट वाला ज़्यादा है तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा जाके बाइंड कर जाएगा, वायरस को बाइंड करने नहीं देगा, और जब नहीं करने देगा तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा।
तो हमको यही करना है, वायरस रेजिस्टेंस ऐसे ही डेवलप होता है। इसमें फ़ायदा ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एफिकेसी शो करता है। इसका मतलब ये हो गया, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कि अगर किसी प्लांट में टोबैको मोज़ेक वायरस का म्यूटेंट मूवमेंट प्रोटीन का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो अगर दूसरा वायरस भी उस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो उस दूसरे वायरस से भी रेजिस्टेंस उस प्लांट में हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट प्रोटीन या अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट का प्रक्रिया तो वो लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस में सेम ही रहेगी, क्योंकि रिसेप्टर जो है वो सेम ही है प्लांट के पास। तो वायरस को मजबूरी में उसी टाइप का अटैचमेंट प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो इस सिमिलैरिटी की वजह से भी ये अप्रोच जो है वो बहुत अच्छी है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एफिकेसी मिल जाती है। हमने एक वायरस के लिए रेजिस्टेंट बनाया, पता चले वो बीसियों वायरस के लिए रेजिस्टेंट हो गया प्लांट, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा जो है हर्बिसाइडल रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या है, इसमें हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करना है प्लांट में। जैसे ग्लाइफोसेट है, इसको राउंड अप नाम से भी, ट्रेड नेम इसका, कॉमर्शियल नेम राउंड अप नाम से मार्केट मिलता है। ये एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, नॉन सेलेक्टिव में सबको मार देगा। ये करता क्या है, ये 5 इनॉल पायरुविल शेकिमेट 3 फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में ईपीएसपी कह रहे हैं, तो ईपीएसपी सिंथेज एंजाइम जो है इसको ये इनहिबिट कर देता है। अब ये ईपीएसपी सिंथेज एंजाइम का रोल क्या है, ये एक की एंजाइम है एरोमेटिक एमिनो एसिड सिंथेसिस के लिए प्लांट्स में। तो अगर ये एंजाइम ग्लाइफोसेट ने इनहिबिट कर दिया, तो यानी कि प्लांट्स में एरोमेटिक एमिनो एसिड नहीं बन पाएंगे। तो ये एमिनो एसिड नहीं बन पाएंगे तो इसका मतलब प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी, प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी तो प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये ईपीएसपी सिंथेज यही करता है, शिकीमेट और फॉस्फिनॉल पायरुवेट इन दोनों को आपस में जोड़ता है, जिससे 5 फिनॉल पायरुविल शिकीमेट 3 फॉस्फेट मिल जाता है। और ये जो है, ये प्रोडक्ट इट एक्ट्स एज प्रिकर्सर फॉर एरोमेटिक एमिनो एसिड सिंथेसिस। और ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, यही तो है एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। तो ये जो ग्लाइफोसेट है ये अपनी मैकेनिज्म कैसे शो करता है, ये पीईपी से कॉम्पीट करता है, पीईपी से कॉम्पीट करता है फॉर बाइंडिंग विद ईपीएसपी सिंथेज, यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये पीईपी का, फॉस्फेनॉल पायरुवेट का, है ना। तो पीईपी को जब ये इस एंजाइम से अटैच ही नहीं होने देगा तो इसकी प्रिकर्सर की सिंथेसिस ही नहीं होगी, प्रिकर्सर नहीं बनेगा तो ये एरोमेटिक एमिनो एसिड्स नहीं बनेंगे, प्लांट मर जाएगा। अब अप्रोच क्या है, ये तो हमने मैकेनिज्म देखी ग्लाइफोसेट की। अप्रोच ये है कि ईपीएसपी सिंथेज का ओवर प्रोडक्शन करा दीजिए। उससे क्या होगा, अगर खूब ज्यादा एंजाइम मॉलिक्यूल सेल के अंदर होंगे तो ग्लाइफोसेट रहे तब भी पीईपी को कुछ एंजाइम्स तो मिल ही जाएंगे जिससे वो बाइंड कर जाए और इस प्रिकर्सर की सिंथेसिस कर दे, जिससे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बनने लगे। तो अब उस हेर्बिसाइड से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया प्लांट। दूसरी अप्रोच क्या है, म्यूटेंट वर्जन ऑफ ईपीएसपी सिंथेज, उसको एक्सप्रेस कराया जाए। अब इससे कैसे फायदा होगा म्यूटेंट वर्जन से, वो म्यूटेंट वर्जन ऐसा हो जो जो ग्लाइफोसेट से तो ना बाइंड करे लेकिन पीईपी से बाइंड कर जाए। स्लाइड चेंज अगर उसके एक आध एमिनो एसिड में एक्टिव साइट के चेंज किया जाए तो ऐसा पॉसिबल है, किया जाता है ऐसा। तो ये जो दो अप्रोचेस हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। चौथा है स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट्स फॉर्म करना। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया या सॉल्ट स्ट्रेस हो गया, इसके लिए भी रेजिस्टेंस डेवलप किया जाता है। उसके मैकेनिज्म की डिटेल में नहीं जाना हमको। पांचवा है मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिशनल कंटेंट, जैसे कि एमिनो एसिड, लिपिड, विटामिन्स, आयरन, इन सब की मात्रा अगर प्लांट में बढ़ा दी जाए तो बहुत अच्छी बात है।
गोल्डन राइस इज अ गोल्डन एग्जाम्पल, इसीलिए गोल्डन कलर में लिख भी दिया हमने। ये जो गोल्डन राइस है ये डेवलप किया था पॉटरिकुस और बेयर ने। इसकी खासियत ये होती है कि इट इज एनरिच्ड विद प्रो विटामिन ए। डायरेक्टली विटामिन ए नहीं, विटामिन ए तो सिंथेसाइज होगा लीवर में जाके, प्रो विटामिन ए में ये सफिशिएंट होता है। अब इस प्रो विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए इसमें 3 जीन्स जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड ही जो है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है। अब ये जो 3 जीन्स हैं ये राइस प्लांट में इंट्रोड्यूस की गई, तो ये कहाँ से निकाली गई और कौन कौन है ये जीन आप देख लीजिए। साई जीन है जो कि फाइटोइन सिंथेस के लिए कोड करती है, लिक जीन है जो कि लाइकोपिन साइक्लेस के लिए कोड करती है, और CRT1 जीन है जो कि फाइटोइन डीसैचुरेस के लिए कोड करती है। ये जो दोनों जीन्स हैं ये मिली हमको नार्सिसस स्यूडो नार्सिसस प्लांट से। ये नार्सिसस प्लांट है ये सुंदर सा। और ये जो तीसरी जीन है फाइटोइन डीसैचुरेस की जीन CRT1, ये हमको मिली बैक्टीरिया, हमको कहाँ मिली, वो पॉटरिकुस को मिली, बेयर को मिली, बैक्टीरिया अर्वीनिया यूरी डोवोरा। इस बैक्टीरिया से ये जीन निकाली गई। तो बताइए, प्लांट बैक्टीरिया सबकी जीन मिला के खिचड़ी बनाई और गोल्डन राइस तैयार हो गया। ये देखने में ही थोड़ा सा येलोइश होता है, इसलिए गोल्डन राइस कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस बीटा कैरोटीन। बाद में ये पता चला कि जो लिक जीन है ये लाइकोपिन साइक्लेस के लिए, ये रिस्पॉन्स मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। ये ना भी रहे तब भी बीटा कैरोटीन बायोसिंथेटिक पाथवे चलेगा, तो हटा दी। ज़रूरत क्या है फालतू जीन रखने की। छठा जो एप्लीकेशन है वो क्या है, प्लांट्स एज बायो रिएक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, पॉलीमर एट्सेट्रा। मतलब प्लांट्स को मॉलिक्यूलर फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करिए। हमारा जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल है उसको इस्तेमाल करने के लिए प्लांट को यूज करिए। तो इससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है, जिसको प्लांटीबॉडीज टर्म दे दिया गया। वाह भाई। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो कि एक पॉलीमर होता है और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है, तो बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा थेराप्यूटिक एजेंट्स भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं प्लांट के अंदर, उनकी जीन इंसर्ट करके। ह्यूमन प्रोटीन C जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, ह्यूमन हेरोडिन वेरिएंट 2 ये भी एक एंटीकोगुलेंट है, ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन जो कि एनीमिया के लिए दिया जाता है पेशेंट्स को, फिर अल्फा इंटरफेरॉन जो कि हेपेटाइटिस B और C में इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, डॉर्फिज्म, बौनेपन का इलाज करने के लिए। ये सब जो है प्लांट में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। क्या बात है। देन वी हैव दिस सिंथेसिस ऑफ एडिबल वैक्सीन्स। एडिबल वैक्सीन्स क्या हैं, इनको खाना है, केला हो गया, आलू हो गया, उसमें ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराते हैं जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पोटैटो का तो वो फॉर्मेशन किया भी जा चुका है। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि भाई स्टमक में जा रहे हैं, pH बहुत कम है, तो क्या वो जीन्स उसी तरह इंटैक्ट रहेंगी और उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो कि आलू में हैं या केले में हैं, जिसमें भी हैं, वो उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे कि नहीं होंगे, ये थोड़ा सा चैलेंज है। देन वी हैव दिस डिलेड राइपेनिंग। डिलेड राइपेनिंग बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। पॉलीगैलेक्टुरोनेज ये एक एंजाइम होता है जो कि पॉलीगैलेक्टुरोनिक एसिड के स्लो ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये पॉलीगैलेक्टुरोनिक एसिड जो होता है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फ्रूट पेरिकार्प। तो फल का जो बाहरी कवरिंग होती है जिसको पेरिकार्प कहते हैं, छिलका जो है बेसिकली, उसके स्लो ब्रेकडाउन के लिए ये एंजाइम जिम्मेदार है, पॉलीगैलेक्टुरोनेज। तो फिर अप्रोच क्या अपनाई गई, टोमेटो की वैरायटी डेवलप की गई जिसको फ्लेवर सेवर नाम दिया जाता है। इसमें इसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया ताकि ये लेस अमाउंट इस एंजाइम का एक्सप्रेस करे, यानी पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम को साइलेंट कर दो एक तरीके से इस जीन को। और ये कैसे अचीव किया गया, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके। तो अगर पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम कम होगा तो इसका मतलब कि जो
पेरिकार्प है उसका ब्रेकडाउन भी बहुत धीरे हो जाएगा, और जिसकी वजह से टमाटर की या इस तरीके की सॉफ्ट पेरिकार्प वाली सब्जियों का जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ एडिशनल एडवांटेज भी ये मिल गया कि फ्लेवर और टेस्ट ये भी इन्हांस हो गया, जबकि इसके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, लेकिन अब एडिशनल एडवांटेज मिल गया। अनप्रेडिक्टेड, तो अच्छी बात है। उल्टा भी हो सकता था कि स्वाद खराब हो जाए, तब तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता, लेकिन भगवान को यही मंजूर था कि टेस्ट अच्छा हो जाए। देन वी हैव दिस प्रोडक्शन ऑफ बायोप्लास्टिक। अभी हमने बात की थी ऊपर, एक बैक्टीरिया है एल्कैलिजीन्स यूट्रोप्स। ये क्या करता है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट पीबीएच को प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर से जीन निकाल के, जो जीन है पीबीएच के लिए, उसको प्लांट में ट्रांसफर कर दिया गया, जो प्लांट अब पीबीएच का प्रोडक्शन करने लगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।